गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग एनसीएफ 2005 की बात करेंगे, गणित शिक्षण शास्त्र के तहत। और यह आप पूरे गणित नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीएफ जो है आपका बिल्कुल क्या होता है, वही होता है। चूंकि एनसीएफ है क्या, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी 2005। अच्छा, क्या एनसीएफ सभी विषय के लिए क्या अलग अलग पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनसीएफ जो होता है वह पूरे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए यह बनाया गया। यह एक प्रकार का मोटा सा क्या है, एक नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो कि हमारी किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था चलती है उसका सारा का नियम कानून इसमें दिया गया है। नहीं, अच्छा एक बात यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जब लिखा गया है एनसीएफ 2005, इसका मतलब है कि एनसीएफ केवल एक ही नहीं है बल्कि कई एनसीएफ होगा। जो 2005 में आया उसको एनसीएफ 2005 कहते हैं। नहीं, उससे पहले भी तो आया होगा। तो देखिए अभी तक जो एनसीएफ 4 आ चुके हैं। ये जो 2005 है ये कैमा है, फोर्थ है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो है ये कौन सा है, चौथा है। इससे पहले कौन आया? सबसे पहले आया था 1975 में, 1975 ईस्वी में आया था। दूसरा जो आया था 1988 में आया था, और तीसरा जो है 2000 ईस्वी में, और चौथा जो एनसीएफ आया वह 2005 में, जो अब तक लागू है। काफी समय गुजर गए, अभी 2021 चल रहा है और अब नया 2021 में आया है, अभी तक लागू नहीं किया गया। नहीं, तो अभी तक 4 आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं और 2005 जो है वह कौन सा है, चौथा है। करेक्ट है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक है एनसी आपका एफटीई, ये 2009। ये क्या है, देखिए एनसीएफटीई जो है नाम से लग रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन। ये जो आया है केवल किसके लिए है, टीचर के लिए, शिक्षक के लिए। और ये किसके लिए, शिक्षक और अभ्यर्थी, यानी पूरे आपका जो शिक्षण व्यवस्था है उन सब के लिए है ये। ठीक है, टोटल के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको जो बनाया है वो उसको कौन बनाया है, अगर पूछा जाएगा कि एनसीएफटी जो है इसको कौन तैयार किया था, एनसीटीई ने तैयार किया था। इसको कौन तैयार किया था, और इसको कौन बनाया है, एनसीईआरटी। कौन बनाया है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के द्वारा यह बनाया गया। कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है कि बताइएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वह तैयार किया गया किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखिएगा यह जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है या नेशनल फोकस ग्रुप के द्वारा, नेशनल जो फोकस ग्रुप है जिसमें कितने ग्रुप जो है 21 सदस्य शामिल थे। इसमें कितने सदस्य शामिल थे, 21 सदस्य, और सबों ने मिलकर इसको क्या किया, तैयार किया। यानी जो आपका एनसीएफ 2005 तैयार हुआ है वो नेशनल फोकस ग्रुप 21, यानी इसमें कितने थे, 21 व्यक्ति शामिल थे, और उन सबों के विचार को लेकर यह तैयार किया गया, कोई एक का नहीं है, इसलिए यह सर्वमान्य है हमारे यहाँ पे। करेक्ट है। अब एक बात समझिएगा, इसके जो मेन अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके जो मेन अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। इन्होंने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता किए थे। और एक बात और याद रखिएगा कि एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, बिना बोझ के शिक्षा, क्या बिना बोध का शिक्षा या बिना बोध का अधिगम, यही ना आपका। तो मेन जो उद्देश्य है इसका कि बिना बोझ का शिक्षा, यानी आपको शिक्षा व्यवस्था को बोझ नहीं बनाना है, उबाऊ नहीं बनाना है, वजनदार नहीं पुस्तकों से लाद देना है, बल्कि क्या करना है, उसको एक कैसे करना है, लचीलापन देना है। नहीं, तो ये सारी चीज है। अब यहां से एक सवाल आता है कि जो एनसीएफ है, ये जो एनसीएफ है वह आपका जोर देता है किस चीज पर, कंस्ट्रक्टिविज्म पर। किस पर, कंस्ट्रक्टिविज्म
कंस्ट्रक्टिविज्म पर यानी रचनावाद पर। यह बच्चे को में कैसा गुण लाना चाहता है, एक सृजनात्मक गुण लाना चाहता है, ताकि बच्चे में एक नई सोच डेवलप हो, नए नए तरीके से वह पढ़ सके, उसमें उबाऊ न हो, रुचिकर बना रहे नहीं। और टीचर जो होंगे उसको फैसिलिटेटर के रूप में करना है, नहीं, शिक्षक को कैसा करना है आपको, फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता। बच्चे को वह केवल क्या करेंगे, एक सुविधा दाता की ओर अध्ययन कराएंगे, न उसके जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि सहयोग देंगे। करेक्ट है। तो ये चल रहा है आपका कौन सा है, एनसीएफ। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल लिख दिया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। आइए हम लोग अब इसको शुरुआत से बात करते हैं, थोड़ा सा किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई या क्या क्या इसके साथ घटित हुआ। सबसे पहले समझिएगा कि आखिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या जरूरत थी। आप सभी को पता है कि अभी तक जितने भी शिक्षण व्यवस्था था वह सब रटन प्रणाली पर था, बोझ वाला शिक्षा था, जिसमें बच्चों को महत्व नहीं दिया जाता था। उसमें किसको शिक्षा, मेन रूप से शिक्षक ही सब कुछ हुआ करते थे, शिक्षक केंद्रित थे, जिसके कारण पढ़ाई जो था बिल्कुल उबाऊ हो गया था। बच्चे में एक कह सकते प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी, नए नए गुण जो चीजों को विकास करने का ज्ञान नहीं आ रहा था। वो सीख तो रहे थे लेकिन ज्ञान का डेवलप उसमें नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले यह जो होता है, बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, नेशनल पाठचर्या रूपरेखा जो है यह किस पर जोर देता है, यह है क्या, तो सिंपल सा कह सकते हैं कि बालक को क्या और कैसे, बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, यह सारा का सारा जो नियम कानून है वह किसमें वर्णित है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। क्या, बालकों को क्या और कैसे पढ़ाना क्या है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में क्षमता है एक खिलाड़ी बनने की और आप उसको पेंटिंग कराए जा रहे हैं, नहीं, या बच्चों में एक कह सकते हैं कि उसमें गुण है एक कौन चीज करने का, किसान बनने का, और आप उसको क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती एक इंजीनियर बना रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है नहीं होना चाहिए। यानी बच्चे को क्या और कैसे पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, आप कौन से उद्देश्य लेकर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं, इन सारी चीजों की चर्चा किसमें है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ये मोटी किताब है, ठीक है, जो निकलती है कई पे, बहुत सारे पेज, 200 के आसपास इसमें पेज है, आप उसको नेट से देख सकते हैं, नहीं गूगल पे जाकर जब टाइप कीजिएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तो आपका पूरा क्या आ जाएगा, पेज निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमें उतना लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी कह सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है क्या, तो सिंपल हम कहेंगे बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इस सब का डिस्कशन किसमें किया गया, एनसीएफ 2005 में। दूसरी बात इसमें क्या है कि यह जो है ध्यान केंद्रित, यानी बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन तमाम चीजों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु तो एक दस्तावेज है, क्या है, यानी पढ़ाया जाए उस पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए, ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है, क्या है, दस्तावेज है। तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें क्या और कैसे पढ़ाया जाए उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 जो है उसकी शुरुआत होती है एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन चीज से, सभ्यता और प्रगति, एक निबंध है, कौन सा, सभ्यता और प्रगति। सबसे पहले इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 क्या है, एक दस्तावेज है जिसकी शुरुआत होती है रविन्द्रनाथ के निबंध प्रगति और सभ्यता और प्रगति से ना। अब देखिएगा, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति, इसमें दो चीजों की बात की गई, ठीक है। एक है सृजनात्मक उदार, यानी बच्चों को
कैसा बनाना है, एक सृजनात्मकता की ओर, नए नए जिसमें गुण आ सके, नए नए तरीके से सोच सके, एक ही समस्या को कई प्रकार से उसको दिमाग में हल करने का एक गुण डेवलप हो जाए, सृजनात्मक उदार। और दूसरा उन्होंने बताया कि आनंद बचपन की क्या होती है, पूंजी है। ठीक है, आनंद जो होता है बचपन की क्या है, पूंजी। मतलब समझ रहे हैं, बच्चे को इस तरीके से माहौल देना है कि उसमें बच्चा खुशी खुशी सीख सके, खेल कूद के माध्यम से सिखाना है, उसको सामुदायिक रूप में इस प्रकार से रखना है ताकि बच्चा खेले भी और समझ भी ले और उसमें एक अच्छा सा गुण भी डेवलप हो जाए। तो ये प्रगति, सभ्यता और प्रगति जो है, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो बातों पर जोर दिए थे। कौन? एक था सृजनात्मक उदार और दूसरा क्या था, दूसरा जो था वह था आनंद बचपन की क्या होती है, पूंजी होती है। करेक्ट है। इसीलिए आप बच्चे को इस ढंग से पढ़ाइए जिसमें खेल कूद भी क्या हो, शामिल हो। न केवल आप एक वर्ग कक्षा में शिक्षा देना है शैक्षिक रूप से, बल्कि सह शैक्षिक भी आपको क्या करना है, देना है। ठीक है, और सृजनात्मक उदार पर जोर देना है। करेक्ट है। उसके बाद समझिएगा, अब जो हम सभी को पता है कि संविधान में भाषा का जो संबंध है वो कैमी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है कि टोटल जो भाषा कितने हैं, 22 भाषा का इसमें वर्णन है। नहीं, आप जो है इस एनसीएफ 2005 को 22 भाषा में क्या कराना है, उपलब्ध कराना है। ठीक है, और ये नवीन पूछेगा, सबसे ज्यादा नवीनतम जो है वह दस्तावेज आपका एनसीएफ 2005 है। और सबसे पुराना कौन हो जाएगा, 1975, दूसरा 88, तीसरा 2000, और अब तो नया 2021 भी एनसीएफ आ चुका है, नहीं, जो कि अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो इनकी अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे? अगर पूछेगा कि एनसीएफ का दस्तावेज जब बन रहा था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यश पाल थे। नहीं, प्रोफेसर यश पाल थे। तो ये है चीजें। अब ये सारे चीज को देखने के बाद आपको बता दूं, इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो क्या था, कौन कौन से चीजों पर ये जोर देते। तो 5 जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स है एनसीएफ का, 5 मुख्य निर्देश है, समझे? कितने हैं? यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर पूरा आपका एनसीएफ बेस्ड है। 5 गाइडिंग क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ कौन सा, एनसीएफ 2005, यानी गाइडिंग प्रिंसिपल एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के मुख्य निर्देश। पूरा लिख दीजिएगा आप लोग। नहीं, क्या लिखेगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का मुख्य निर्देश। जनरली कितने हैं, कितने हैं, 5 चीजों पर ध्यान देती है। तो उस 5 को देखते हैं और इसी पर सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके आधारित होते हैं। देखिए, आप जब नए शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो सबसे पहला होता है कि आप पढ़ाई को रटंत प्रणाली से क्या कर दें, दूर कर दें। जब तक बच्चे को आप रटंत प्रणाली पर सिखाएंगे तब तक बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की नए ज्ञान नहीं आ पाएगा, रटंत हो जाएगा नहीं, और जिसके कारण वह समाज के लिए क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। समाज को एक अच्छाई के जगह पे एक क्या कर देगा, एक बुराई की ओर ले जाएगा। सामाजिक से क्या बनना शुरू हो जाएगा, असामाजिक। क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है तो रोजगार भी नहीं होगा, जब रोजगार नहीं होगा बेरोजगारी छाएगा तो ऑफ कोर्स को छीना झपटी यही सब ना करेगा, लूट पाट और मर्डर करेगा, यही सब चीज तो करेगा। तो सबसे पहले पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, पढ़ाई को पहला जो है मुख्य निर्देश एनसीएफ 2005 का, रटंत प्रणाली से मुक्त करना। यानी अगर आप लोग शिक्षक बनते हैं तो सबसे पहला बात आप क्या करेंगे, पढ़ाई को क्या करना है, रटंत प्रणाली से मुक्त करना। अब रटंत प्रणाली आप लोग कहिएगा कि अगर 1920 में कोई आंदोलन हुआ, 1930 में कोई आंदोलन हुआ या 1942 में आंदोलन हुआ संपूर्ण क्रांति, तो क्या इसको बच्चा रटेगा नहीं तो कैसे याद हो जाएगा,
यही ना सोचेगा, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर बच्चा जो है उसको समझ लेता है कि कौन सी घटना के बाद कौन हुआ, उसको आप जोड़ देते हैं कहानी के रूप में, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एक नाटक के रूप में जोड़ देते हैं, तो बच्चा ऑफकोर्स रूप से सीरियल वाइज क्या रखेगा, अपना वो दिमाग में रखेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट है। और अगर आप कहते हो लिखा दे तो कहते हो याद करके आना, दू छड़ी, तो बच्चा क्या होगा, कभी कर पाएगा, आज कर लेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो पहले का जमाना में क्या होता था, जब हम लोग पढ़ते थे तो कविता दे दिया जाता था, पूरा रट के रात भर तो दिल छन छन मारता था। इसका मतलब है कि आप स्टिक फ्री की बात करते हैं, नहीं, छड़ी मुक्त समाज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें आपको बच्चे को आंख भी नहीं दिखाना, बच्चे को डांटना भी नहीं है, और बच्चे को प्रेम भाव से पढ़ाना है, नहीं, उसको लगे कि दोस्ताना भी है, दोस्ताना भी ज्यादा नहीं करना और ना ज्यादा स्टिक होना है, मीडियम रहना, ताकि आपको भी इज्जत कर सके। ऐसा नहीं कि आप टीचर है आपके देह पर कूदे लगे, क्या ऐसा भी होता है? शिक्षक जब ज्यादा ढीला हो जाता है तो क्या करेगा, बच्चे से देह पर कूदे लगे, मैडम 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 ना, अलग कर लगता। तो आपको रटन प्रणाली से मुक्त करना है। अब रटन प्रणाली से मुक्त कैसे करिएगा, इसका मतलब है कि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं, और उसको इस तरीके से पढ़ाना है खेल खेल में कि बच्चे को पूरा का पूरा कविता भी क्या हो जाए, दिमाग में आ जाए। मान लीजिए आप उसका एनालिसिस कर देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं, आप पूरे कविता को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर इस तरीके से गीत के रूप में बद्ध कर देते, बच्चा याद कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। याद क्या करना, रटन तो है नहीं करना, समझ लेगा, वो समझ लेगा तो खुद वो जोड़ लेगा, आपको पूरा बता देगा, नया कविता भी लिख लेगा। जरूरी नहीं कि वो कविता उसको पढ़ ले तो उसी को वो लिखे, अपना मन से भी आप उसको कहे कि आप अपने मन से इसी रूप में क्या करो, एक कविता लिख के दिखाओ, तो बच्चा लिखना शुरू करेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक रचनात्मकता भी आ जाएगी, रटन प्रणाली से हम लोग मुक्त भी हो जाएंगे। पहले क्या होता था, हमारे सबके जमाने में जो होता था कि उस समय कविता दिया जाता था याद करने के लिए, हम लोग को रात भर प्रेशर रहता था, याद करना है ना, नींद आ रहा रट रहा लिया, नींद आ रहा रट रहा लिया, नहीं, कोई समझदारी क्या, अब ये सुनाने जाते थे, आधा ऊपर के आधा नीचे याद है, बीच वाला गायब हो है, तो फिर कहता था, फिर पूरा सुना, एको को हायो छूट गया तो फिर से, अब जिंदगी भर वही करते क्या, तो दिमाग क्या बढ़ेगा उसका। तो ये था, बहुत पहले के टीचर बहुत क्या थे, वो उनमें सृजनात्मकता का गुण नहीं होता था, वो सारा कहता कि बाप रे 1980 वाला टीचर सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मार दिया छड़ी से पीट दिया नौकरी, और उस समय नौकरी तो ऐसी ही हो जाता था, बुला बुला के होता। तो बोलो आजकल के पढ़ल लगेगा, टेक्नोलॉजी कहां से कहां चला गया, अभी पुरनके में लगल है ना। चलिए, कभी भी ना अपने से बड़ों से शिक्षा नहीं लेना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए, समझ रहे हैं, अनुभव समझ रहे हो, खाली पूछिए कि कैसे कैसे होता था, वो 4 गो सही बोलेगा ना तो 8 गो झूठ बोलेगा, बोलो हमारा जमाना में 4 गो उठा कर उन्ने का फेंक अबैत रही, वो खाली बड़ाई झूठ, समझ गए। तो हम लोग को उससे शिक्षा नहीं लेना, हम लोग को अनुभव लेना है कि हाँ इतना दुख काटा है, वो सब इसी ओर है, तो दुख काटेगा नहीं, रटन पढ़ाई किया है तो ठीक है। अब दूसरा क्या था इसका मेन मुख्य निर्देश, इस ज्ञान को क्या करना है, स्कूल के बाहर से जोड़ के जीवन से जोड़ा जाए। स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए मतलब केवल किताब पर ही केंद्रित नहीं रखना है, आप बल पढ़ रहे थे खाली वही बल किताब में लिखे उतने नहीं रखना है, बल्कि उसको बाहरी आपके आसपास जो है आपका वातावरण है, आपके जो पशु पक्षी है जो चीज भी है उससे क्या करना है, उसको जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप घर और परिवार पढ़ा रहे हैं, तो क्या किताब में तो घर परिवार सबका होगा, लेकिन आपको कहां से शुरुआत करना है, उसके घर। आप पूछेंगे कि आपका घर है, घर कहाँ है, तो बताएगा कि यहाँ है ना, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो कहेगा कि 5 गो 6 गो है, माता है पिता है ये है वो है, तुमको सबसे अच्छा कौन लगता है, क्यों अच्छा ऐसे ना इंटरेस्ट जगेगा, तो तुम कहो कि अच्छा तुम्हारे घर में खाली माता पिता है, अब बगल वाला में तो घर में 2 दादी रहते हैं, ऐसे ना कहेगा बचवा। और हमारे पापा तो पहले ही बांट उठले थे, मम्मी के ना बड़ा हमरा तंग करते रहे, वो बड़की ना बोलो अथी माने अथी करते रहे, मार खिवा देते रहे, चाहे छिपा पर फोड़वा देते रहे, तो बट गए हमर मम्मी बड़ा चलाक रहे ना, तो ओकरा घर में इतना है, तो वो समझाएगा अपना टीचर के, देख वो जो होले दादा दादी सबके साथ रहले, तो वो हो गए कौन परिवार,
हो गया संयुक्त परिवार। और तुम्हारा जो है कौन परिवार हुआ? तब बताता ही बच्चा कहते कि दोनों के जन्म तुम्हारे घर में क्या क्या होता है तो बताते, ओकरा घर में कहते ऐसे ऐसे हो ना बताएगा। तो इस माध्यम से हम लोग जीवन से जोड़ ले, मजा भी आ जाता है उसको और पूरा सीख भी लेगा ना, सीख लेगा। तो इस ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना है। केवल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं रखना है, बच्चा को खेल के मैदान में भी ले जाना है, टूर पर भी जाएगा बच्चा, इधर उधर के वातावरण से भी क्या करेगा, अपने आप को जोड़ेगा। तो ये है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। तीसरा, आपका जो शिक्षा है वह पाठचर्या ना, या पाठ चर्चा लिख देते हैं, पाठ चर्चा पाठ पुस्तक केंद्रित न हो, पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए। मतलब किताब में सीमित न रहे, केवल खाली किताबें देख कर पढ़ देना नहीं है, नहीं, उसके भाव को समझाना है और बाहरी जिंदगी से भी उसको क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद चौथा है, जो भी आप पढ़ाते हैं कक्षा कक्ष में, तो कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना है, गतिविधियों से जोड़ा जाए, गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे क्या बनाया जाए, सरल बनाया जाए ना, सरल बनाया जाए या आकर्षक बनाया जाए। उसके बाद पांचवा और लास्ट जो इसका जो है मुख्य निर्देश वो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान। मतलब उसके अंदर देश प्रेम जगना चाहिए, देश से बड़ा कुछ नहीं उसके अंदर होना चाहिए ना। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति क्या होना चाहिए, आस्थावान। मेरा देश ऐसा है, ये है, इसको ऐसे बढ़ाना है, इसको ये करना है, देश के लिए मर मिटने की उसके अंदर क्या होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी ना सब चीज को अपना समझेगा, लगाव होना चाहिए। उसके बाद आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। सबसे पहले देखो जहां पे रहो तो उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, नहीं जैसे हम लोग बिहार में रहते तो बिहार के प्रति प्रेम होना चाहिए। अब झूठ मूठ का प्रेम नहीं, प्रेम ऐसा हो कि हमारे बिहार को बढ़ाने वाला हो ना। जैसे हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग क्या है, बिहारी है, लेकिन वहां कुछ है ही नहीं, तब कैसे गर्व करिएगा, सब तर चोरी डकैती छीना झपटी करिएगा तो कैसे होगा, नहीं। तो आपको राष्ट्र या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय महत्व मतलब समझ रहे हैं, जैसे अपने यहाँ का, जैसे भारत की हम बात करें तो यहाँ पे ताजमहल है, लाल किला है, संसद भवन है ना, है। उसके बाद अजंता की गुफा है, चाहे आपका असम वाला है कामाख्या मंदिर है, ये सब है ना। तो यहाँ पे जो आपका क्या है, राष्ट्रीय महत्व का जो चीज है, नालंदा विश्वविद्यालय आपका है, नालंदा खंडहर है ना, है, राजगीर की पहाड़ी है आपका, वैशाली का है बुद्ध भगवान, पावापुरी में आपके कौन, महावीर स्वामी है। तो इन सब चीजों को भी क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, इस सब चीज को भी पाठ्यक्रम में क्या हो, शामिल। अच्छा, जब तक आपके यहाँ की विशेषता, आपके चीज के बारे में बच्चे जानेंगे नहीं, तब तक क्या वो देश के प्रति प्रेम भाव जगेगा, नहीं जगेगा। तो ये सारा चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मुख्य निर्देश जो है राष्ट्रीय जो है, यानी आपका जो है ये राष्ट्रीय कौन सा पाठचर्या की रूपरेखा जो है, उसका जो मुख्य निर्देश है उसमें 5 है, यही में महत्वपूर्ण है। इसका पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए और कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे सरल बनाया जाए, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, या राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
ध्यान दीजिएगा, लर्निंग एंड नॉलेज, लर्निंग एंड नॉलेज, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका अधिगम है, देखिए बच्चे, जो आपका अधिगम है वह कैसा होना चाहिए? ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, समझ पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। और वह जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? पूरा सर्वांगीण होना चाहिए, नहीं सर्वांगीण पहुंच होना चाहिए, नहीं सर्वांगीण आपका विकास की बात करेगा। सर्वांगीण में समझ रहे हैं ना, जैसे PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी आपका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, और आपका आप इमोशनल भी होना चाहिए, संवेगात्मक भी होना चाहिए, नहीं तो ये सारा। अब संवेगा, देखो शारीरिक विकास का मतलब क्या है? आपके शरीर का विकास अच्छे ढंग से होना चाहिए ताकि आपको क्या हो सके, आपको पढ़ने में मन लग सके, आप सृजनात्मक बच्चा हो सके। आपके मानसिक क्षमता का भी विकास होना चाहिए, सोचने समझने तर्क करने का। और सामाजिक विकास, चूंकि आप समुदाय में रहकर किस प्रकार से डील करते, नेतृत्व करते हैं, आप जब बच्चों के ग्रुप में है तो आप कैसे आप समस्या का समाधान करते हैं। और इमोशन, सभी के अंदर भावना है, उस भावना को कैसे यूज करना है, मतलब समझ रहे? मान लीजिए कोई गुस्सैल आदमी है तो उसको धावक बना दिया जाए, अगर उसको हम फौज में ले जाएंगे तो क्या करेगा? सबको भूजिए के रख देगा, ठीक है। तो इमोशन का उपयोग करने आना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है से काफी शराबी है, तो हम उसको क्या काम करें? उसको खादान उदान में लगा दे, जितना पिया खूब काम कर दिन भर, तो फायदेमंद है। उसको ठंडे वाले इलाके में रख देंगे, करेक्ट है। तो आपको ना इमोशन यानी सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको इमोशन को आपको प्रयोग करने आना चाहिए, उपयोग करने आना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, मान लो कि कोई बच्चा काफी गुस्सा है, तो खेल में लगा दे, फुटबॉल में लगा, मार जितना जोर से मारे के ना होगा तो फायदा ना हो जाएगा। मिलजुल के रहने की बात वहां पे सीख जाएगा। सामाजिक में, उसमें संज्ञानात्मक में सोचने समझने तर्क करने, और फिजिकल में क्या हो जाएगा? शारीरिक तौर पे वो तैयार हो जाएगा। दूसरा होना चाहिए, यह होना चाहिए इंटीग्रेटेड, एकीकृत जो होना चाहिए आपका। कैसा होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था? एकीकृत माने सबको एक साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए, एक साथ बढ़ने वाला होना चाहिए। अब दूसरी बात है, इसमें भाषा के बारे में क्या कहा गया? लैंग्वेज, भाषा के बारे में कहा गया कि यह जो होना चाहिए, भाषा कैसे होना चाहिए? अगर कक्षा में जो होना चाहिए मल्टीलिंग्विस्ट होना चाहिए, मतलब बहुभाषी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भाषा के बारे में कहा गया कि वहां पे बहुभाषी, यानी विभिन्न क्षेत्रों से अगर बच्चे आते हैं तो उनके भाषा को क्या करना है? सम्मान करना है, और उसकी भाषा को हम लोगों को कौन चीज करना है? महत्व देना है। और आपका लैंग्वेज जो होना चाहिए वो किस पर जोर देना है? आपको मदर टंग पर जोर देना है। मदर टंग समझते हैं? हर बच्चे का अपना एक मातृभाषा होगा, घरेलू भाषा होगा, उसको वहां पे क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं क्या बोलता है देहाती में बोलो ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं यूज करना है कि एकदम सीधे हिंदी बोलो, सीधे अंग्रेजी बोलो। जो बच्चा घर से सीख कर आया उसी में उसको क्या करना दीजिए? बोलने दीजिए, और उसी को बढ़ावा देना है। और भाषा के संबंध में जो आया था, त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया गया। कौन चीज का? कहा गया कि स्कूल में जो शिक्षा का माध्यम होगा वह कैसा होगा? त्रिभाषीय होगा। त्रिभाषीय में जैसे त्रिभाषीय में पहला होना चाहिए उसका मदर टंग। पहला क्या होना चाहिए? मदर टंग होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? मदर टंग। मदर टंग यानी मातृभाषा। दूसरा जो होना चाहिए हिंदी होना चाहिए, और अगर मातृभाषा अगर उसकी हिंदी, घर की भाषा क्या है? हिंदी, तो दूसरा भाषा उसका क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। दूसरा भाषा क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान रखिए, त्रिभाषा सूत्र में बताया गया कि सबसे पहले उसके किस बात पर जोर देना है? त्रिभाषा, यानी स्कूल में 3 भाषा चलेगा। पहला कौन रहेगा? मातृभाषा, अगर बच्चे की और दूसरा कौन होगा? हिंदी होगा। लेकिन अगर मातृभाषा हिंदी हो जाएगा, मातृभाषा क्या हो जाएगा? हिंदी, तो यहाँ पे कौन से भाषा को जोड़ देंगे? अंग्रेजी। देख लो, ये त्रिभाषा सूत्र है। और तीसरा जो 22 भाषा संविधान में वर्णित है उसमें से एक भाषा, यानी ये सब शिक्षा देने का क्या होना चाहिए? आपका कौन चीज होना चाहिए? माध्यम होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ पे देखते हो चलता है ना, हिंदी चलता है, इंग्लिश चलता है, और एगो कोई 22 भाषा में से कोई ले लेता है। जनरली हम लोग 2 भाषा लेकर चलते हैं ना, ठीक है। सभी को पढ़ना जरूरी है,
हिंदी सबको लेते हो कि ना लेते हो? Yes, sir. और इंग्लिश भी लेके चलते हो कि ना? त्रिभाषा में संस्कृत ना ले लेते हो? 22 भाषा में से कोई भी भाषा ले सकते हैं। जी सर। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो राज्य होंगे जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं होगी। Yes, sir. नहीं, मान लीजिए उसकी पहला तमिल हो गया, होगी। तमिल हो गया, मातृभाषा उसका क्या हो गया? तमिल। पहला तो मातृभाषा होना चाहिए। तो अगर मान लो उसका पहला तमिल है तो दूसरा उसको अवश्य रूप से क्या लेना पड़ेगा? हिंदी। हिंदी लेना ही पड़ेगा, आपको मजबूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा तो है नहीं हमारी कोई। जी सर। तो हिंदी आपको हर हाल में पढ़ना, चाहे फिर भारत के किसी भी राज्य के क्यों ना, ये सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप नागालैंड जाइए, चाहे आप मिजोरम जाइए, चाहे कर्नाटका जाइए, चाहे आप त्रिपुरा जाइए, नहीं चाहे तमिलनाडु, कहीं भी जाइएगा आपको हिंदी मस्ट पढ़ना है। ठीक है, किसके लिए? जैसे मातृभाषा अगर किसी का हिंदी न है तो उसको द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिसका हिंदी भाषा मातृभाषा है वह अंग्रेजी दूसरा भाषा लेगा, और तीसरा जो है वह 22 भाषा में से किसी भी भाषा को लेगा। इसको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. मातृभाषा पहला होगा। मातृभाषा आपकी अगर हिंदी है तो दूसरा में कौन ले सकते हैं? अंग्रेजी। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो दूसरा भाषा आपको अवश्य रूप से क्या देना है? पढ़ाना है, हिंदी। और तीसरा भाषा जो है 22 भाषाओं में से किसी को एक को ले लेना है। करेक्ट है? तो ये था आपका भाषा के बात। दूसरी बात, जो आपका भाषा होगा वह कैसा भाषा होगा? बहुभाषी। अलग अलग क्षेत्रों से जब लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, तो उसे कैसा बहुभाषी अगर है तो सबको क्या करना है? उसमें वरीयता देना है, सबको महत्व देना है। उसको किस रूप में यूज करना है? संसाधन के रूप में, ना कि हीन भावना के रूप में। अगर कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, तो सबको मान्यता देना है क्लास में। ये ना कि धमका दे, इंग्लिश ना बोल, हिंदी बोल, ना समझ में भैया। आपको सबको मान्यता देना है और उस कक्षा को क्या रखना है? संसाधन के रूप में उसका उपयोग करना। संसाधन के रूप में उपयोग करने से क्या फायदा होगा? कि बच्चे दूसरे भाषा को भी सीख पाएंगे। नहीं सीख पाएंगे? हटा दे। तो आइए एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता देखते हैं। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताएं। आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे गुण थे जिसके कारण इसे अच्छा माना गया? तो सबसे पहला, एनसीएफ के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा में होना चाहिए। समझ रहे हो? जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए जाते हैं, नहीं क्लास 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर पर, 1 से 8 तक माना जाता है प्राथमिक स्तर। समझे? 1 से 5 क्या माना जाता है? 1 से 8 प्राथमिक, और आपका 9, 10 होता है माध्यमिक, और 11, 12 जो होता है उच्चतर माध्यमिक होता है। समझे? तो प्राथमिक स्तर पर जब आप क्लास में जाते हैं तो भाषा का माध्यम कैसा होगा? मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब क्या? जो बच्चे घर पर यूज करते हैं वही भाषा का माध्यम होना चाहिए, तभी ना बच्चा सीखेगा। उसको हमें स्टैंडर्ड भाषा की ओर नहीं ले जाना है कि शुद्ध बोलो, जो उसके अंदर रियल में है वही वो निकालेगा। समझ गए? तो लेकिन यहाँ पे तो अभी भी बहुत इसमें कमी है। दूसरा, जो शिक्षण सूत्र होगा, यानी जो पढ़ाने का जो तरीका होगा वह कैसा होगा? ज्ञात से अज्ञात। ये समझते क्या कहता है? सबसे पहले जो बच्चा जानता है, आप जो टॉपिक पढ़ाने के लिए आए हैं उसके बारे में बच्चा क्या जानता है उससे पूछकर पता कर लीजिए, या ठीक है? तो ज्ञात से अज्ञात, उसके बाद मूर्त से
यानी आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसको दिखाइए। करेक्ट है। करेक्ट है, ये होगा शिक्षण सूत्र। तीसरा जो पॉइंट है, मोटी किताबों से परहेज। मोटी किताबों से मतलब आपको बच्चे को मोटा मोटा ग्रंथ नहीं लिखाना है। नहीं ना कि बच्चा आया लिखाना शुरू कर दिए आप उसको ज्ञान दीजिए, आप उसको समझ डेवलप कीजिए। लिखना ज्यादा जरूरी नहीं, बच्चा खुद लिखेगा। जब वो अच्छा से समझ लेगा तो मोटी किताबों से क्या करना है? परहेज करना है, दूरी बना के रखना है। और उपदेश देकर नहीं पढ़ाना है, समझ गए? उपदेश देकर नहीं, वातावरण स्थापित करना है। वातावरण मतलब बच्चे को खुद अनुभव होना चाहिए कि हमें यह काम करना है। समझ गए? जैसे हम लोग का बैच है, इसमें क्या हम तो कुछ हो ना, आप ही लोग ना सीरियस रहते हैं। इसका मतलब है कि मैंने ऐसा वातावरण उपस्थित किया है नहीं। शुरू में ऐसे होता है कि हम खूब पढ़ावेला मरे तो दिन भर तू सब भागेला कि हम चल जाम ना। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हम ही कहते हैं हम चल जाएंगे और आप लोग खूब जबरदस्ती अपना रुचि लेकर पढ़ते ना पढ़ते। ये है आपका। इसका मतलब सबसे पहला चीज आपका क्या होना चाहिए? अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, मान लीजिए आप 3 घंटा पढ़ाते हैं, 4 घंटा पढ़ाते हैं, अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो कारण ढूंढिए कि आखिर क्या कारण। और जब लंबा समय तक पढ़ाते हैं तो हर 25 से 35 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। ये नियम कहता है। घर पर भी आप लोग पढ़ते हैं तो हर 25 से 35 मिनट के बीच में 5 मिनट का क्या होना चाहिए? ब्रेक का मतलब छोड़ दीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, हल्का सा पानी नहीं ले लीजिए, ज्यादा भी पानी नहीं लेना है, हल्का सा पानी ले लीजिए और आराम से माइंड को फ्रेश होकर फिर से एनर्जी दीजिए। जैसे एक जो फर्नीचर बनाने वाला होता है, देखते हैं हर 1 से आधा घंटे पर क्या करता है, देखिएगा 1 घंटा पूरेगा वो औजार के पहले पिजाएगा ना, पिजाता है, कला पिजाता है। लगातार अगर करेगा शारीरिक रूप से भी थकेगा और दूसरी बात है औजार भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसकी जो धार है कम पड़ जाएगी तो काम कम होगा। तो धार पर ज्यादा ध्यान देना है, मेहनत में। दिन भर पढ़ते हो इससे कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप उसको कितना उससे ग्रहण हो रहा है। दिमाग तो खुद कहता है। तो उपदेश नहीं देना है, ये ना कहना है कि ओए ना खाली उपदेश देते रहे कि हम ऐसे किए वैसे किए या ऐसे करिएगा तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे पढ़िएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं। आपको क्या कर देना है? वातावरण कर देना है। और लक्ष्य आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप करवाने क्या जा रहे हैं। ये ना कि पढ़ाई चल रहा है यहाँ पे मछली मारने का, सोच रहे हैं आप IAS अफसर बनाने का। डेली पढ़ा रहे हैं जाल ऐसे लाएंगे, ऐसे मछली फंसेगा, ऐसे लगाएंगे, मैं तिनका इनका ऐसे वाला पढ़ाई पढ़ा। हमको बनाना है IAS, पॉलिटिकल चीज सब, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाना है। आप खाली पेड़े के बारे में बताले जा रहे हैं डेली। तो ध्यान भी रखना, ये ना कि आपको बनाना है लोगों को कौन चीज, एक वन का ऑफिसर बनाना है, आप पढ़ा रहे कौन चीज के, पहाड़ के बारे में। तो आपको लक्ष्य भी देखना है। देखो बच्चा को आप, मैं बार बार कहता हूं कि आप बच्चे को पढ़ने के लिए मत ज्यादा जोर दीजिए कि ना पढ़े तो थूड़ देबो धक्का भर दिन बउआई से कुछ नहीं। आप उसके दिमाग में ऐसा वातावरण स्थापित कर दीजिए कि बच्चा अपने पगलाइल चले पढ़े के लिए। समझ रहे हैं? ये उपदेश नहीं देना है, किसी को मत दीजिएगा उपदेश कि ऐसे पढ़बे तो ऐसे हो जातो, ऐसे सीटेट निकल जातो, ये हो जातो वो हो जातो, कुछ ना होतो। ओकरा जब तक अपना मन में ना होता तब तक वो सीटेट ना निकालते। ठीक है, हम लोग ना बोलते हैं पहले अथी कॉल मैट्रिक कॉल हाल दिन इंटर कॉल DLED में नाम लिखो सीटेट करिए ऐसे मास्टर जब हम मास्टर तास्टर ना बने, बाद में ना अफसोस हो, लेकिन पहले हम ना बने। उपदेश नहीं, वातावरण। अब जैसे अपने गाँव में कैसे हो गया वातावरण, अब सब कॉलेज के DL, अब जब होगा तो सबके नौकरी हो जाते बगल से, सबके घरे घरे ना हो जाएगा। तो ये वातावरण हुआ, लेकिन वो शुरू में कोई नहीं करता होगा। अब उसके बाद अब देखिए बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की
अपेक्षा रखना गलत है। अपेक्षा रखना क्या है? गलत है। आप छोटे बच्चे से अपेक्षा मत रखिएगा। कौन चीज करने का? निपुण नहीं बनाना है। ये ना कि एकदम बाल विकास के पूरा मास्टर बना दिया। अरे मास्टर कला बनाइएगा, आप उसको ज्ञान दीजिए कि नौकरी आती, उसको ज्ञान हो जाए, समझ हो जाए, ताकि समझ क्वेश्चन को क्या कर सके, डील कर सके। और कैसा? बच्चों को बाहरी जीवन से तो जोड़ना ही है और तनाव मुक्त वातावरण देना है। तनाव मुक्त वातावरण समझते हैं? टेंशन में नहीं रहना। तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना मतलब आप वातावरण ऐसा कीजिए कि बच्चे को किसी भी प्रकार से टेंशन ना हो और उसका ध्यान हमेशा किस चीज की ओर? लक्ष्य की ओर। इधर उधर गप सप ना, ठीक है? ना कि ना एकदम नारले होते पूरा खींच से, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद सूचना जब कोई मिलती है, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये बात समझ रहे हैं? अगर कोई सूचना दिया है कि अभी तालिबान पर हमला हुआ है, अफगानिस्तान को क्या किया है? कब्जा कर लिया तालिबान द्वारा, तो इसको ज्ञान मत मानिए कि बड़ा ज्ञानी आदमी है। ये सूचना है, ठीक है? छोटा देश है अफगानिस्तान, उसकी जनसंख्या मुश्किल से 2 करोड़ के आसपास होगी ना, 1 से 2 करोड़ होगी। छोटा देश है और छोटों के सब दबाता है हर जगह पे, समाज में भी, पूरे दुनिया में। लेकिन नहीं, गड़बड़ी आप में भी है। जब आपको अमेरिका समर्थन कर रहा है ना, रूस समर्थन कर रहा है, भारत कर रहा है, ये सब अपने हथियार मार रहे, मर जाते रहे सब, उसने हथियार अपने डाल दिया है, तो गुस्सा ना, हम ही तोरा के मार दे मार दे मार दे, और तू हथियार सिलेंडर कर देवी तो छोड़ता हो? ऐसा हालत नहीं। आप छोटा है चाहे बड़ा, से क्या मतलब? लड़ो ना भाई, बहुत होते की होते सब मर जाती है ना, होते, लेकिन लड़ते हुए के मजे कुछ और है। ऐसा हथियार डाल दे, भाग, राष्ट्रपति भाग गए, तो कौन तोरा सहारा देगा? मन वो भाग गया, लड़ता। तो जब राष्ट्रपति भाग जाएगा तो सेना रहता है, सब हथियार, हाँ ले जो ले जो ले जो ले जो, सब लूट लेके। चलो 8 पूरा कमजोर हो गया। उसके बाद सजा एवं पुरस्कार को क्या रखना चाहिए? दूर। सजा एवं पुरस्कार को सीमित रखा जाए। सीमित मतलब पूरा नहीं बंद करना है। मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो उस अवसर पर उसको प्रोत्साहित हम लोग करेंगे। उसके बाद समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देंगे। कल्पना का मौलिक लेखन आदि का अवसर प्रदान करेंगे। सह शैक्षणिक गतिविधियों को बच्चों और अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। सह शैक्षणिक मतलब केवल क्लास नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से भी जोड़ा जाए, ठीक है? बालकों को चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या बनाइए। सभी विद्यार्थियों से समावेशी वातावरण उत्पन्न करिए ना। और ज्ञान का स्रोत नहीं, अब तो एक ऐसा शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक सुगम करता है जो अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक हो। यानी शिक्षक यह न माने कि हम विद्वान हैं, हमारा इतना कोई नजर नहीं है, उसको क्या मानना है? केवल सुगम करता। हम लोग के यहाँ तो यही होता है, शिक्षक हम टीचर, हमारा ऐसा कोई ना है, सबसे काबिल तू ही है, सबसे विद्वान तू ही होता, भैया ना कुछ बात। तो सुगम करता बनिए, कोई भी परिपूर्ण दुनिया में नहीं है, ठीक है? और सक्रिय रूप से प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति जो होता है, प्रकृति अलग होता है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान, उपलब्धि, सामग्री, गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। और बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता क्या होती है? जन्म जात होती है। तो ये सब चीजों पर आपको क्या करना है? ध्यान देना है। यानी सिंपल से अगर बात कहा जाए तो ये जो एनसीएफ जो जोर देता है, मुख्य रूप से किस चीज पर जोर देता है? सबसे पहले शिक्षक अपने आप को क्या माने? सुगम करता, सुविधा दाता नहीं, ज्ञान का भंडार न समझे अपने आप को। सबों को क्या करना है? अवसर देना है, करके सीखने पर जोर देना है,
करके सीखने पर जोर देना है। शिक्षण पद्धति जो होना चाहिए सह शैक्षणिक होना चाहिए, नहीं सह शैक्षणिक होना चाहिए। उसके बाद पाठ्य पुस्तक से बाहर भी होना चाहिए। ऐसा ना कि केवल किताब ही बना दीजिए, नहीं। दूसरी बात है पढ़ाई जो होना चाहिए शिक्षण व्यवस्था उसमें कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लचीलापन का मतलब क्या होता है, उसको लचीलापन माने क्या होता है, एक से अधिक अवसर देना। लचीलापन का मतलब होता है उसे अवसर दिया जाए कई तरीके से बोलने के लिए। इसमें जो है आपका बिल्कुल अनुशासन नहीं बनाना है, ठीक है। चहुमुखी विकास पर भी ध्यान देना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास जिसको तुम लोग कहते हो। लचीलापन समझ रहे हो ना, लचीलापन का मतलब सभी को अपना अपना क्या करना चाहिए, अपने ज्ञान को व्यक्त करने का अवसर होना चाहिए। लचीलापन उसको कहते हैं। एक से ज्यादा चहुमुखी होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए, और मातृभाषा में शिक्षा कैसा होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। और बच्चे की जो बहुभाषिकता है उसको हमें संसाधन मानना चाहिए, करेक्ट है। और जब तक बच्चा करके नहीं सीखेगा तब तक आंसर आपका सही होने नहीं जा रहा है। जब तक बच्चा खुद नहीं इन्वॉल्व होगा तब तक हमारी पढ़ाई कोई काम की नहीं है, चाहे आप कितना भी विद्वान क्यों ना हो। तो ये था एनसीएफ। अगर एग्जाम आता है तो उस समय फिर से मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि उस समय तत्काल रहेगा। तब तक जय हिंद।